नाज़रीन, चीन से ईरान को एडवांस वेपनरी की डिलीवरी की रिपोर्ट सामने आ रही है। इसी दरमियान आयरलैंड की जानिब से इसराइल के खिलाफ तारीखी इकदाम उठाया गया है, जबकि शाम में सूरत हाल जो है वो बतदरीज खराब है और हसास है और खौफनाक है। लड़ाई अभी जारी है, बहुत सारे ट्राइब्स भी सवेदा की तरफ जो है वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सवेदा के अंदर जो लड़ाई है वो जारी है और वहां से जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो बड़ी ही दिल दहला देने वाली हैं। दुनिया जो है वो काम गई है, जो डिटेल्स सवेदा से सामने आ रही हैं, जिस तरह का वायलेंस वहां पर किया जा रहा है वो इंतहाई तकलीफ दे है और वहां पर दुश्मनी की नई बुनियादें जो है वो रखी जा रही हैं। और जाहिर है ये जो सारी डिस्टेबलाइजेशन हुई है ये इजराइल की इंटरफेरेंस की वजह से हुई है। अब जो सवेदा का नेशनल हॉस्पिटल है जिसको मुहासरा कर लिया गया था दरूज मिलिशिया की जानिब से, अब वहां पर जो रियासत की फोर्सेज हैं वो गई हैं, तो वहां पता ये चला है कि इज्तिमाई कब्रें जो है वो वहां से निकली हैं। अब देखें ना, चंद दिनों के अंदर और जो जुल्म वहां पर हुआ है वो नई बुनियादें जो रख दी गई हैं और इस वक्त भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। बावजूद इसके कि सीज़फायर अनाउंस हो चुका है, अमेरिका ने कहा कि इजराइल भी मान गया है, लेकिन इजराइल जाहिर है कि वो उसने क्या माना था और क्या वो माना है और क्या अमेरिका इजराइल से मनवा सका है। और इस सदी का तो सबसे बड़ा जोक ये है कि ट्रंप साहब कोई जंगें रुकवा रहे हैं और एक बड़ा जोक ये है कि अमेरिका कोई सालिस का किरदार अदा करता है दुनिया में जंगें रुकवाने के लिए। जैसे हमने एक पिछली रिपोर्ट आपके सामने रखी कि बाइडेन के टाइम के अंदर 46 मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में से 34 को दोनों तरफ से जब असला दिया गया, तो अमेरिका का किरदार जो है वो वैसे भी एक सालिस के तौर पर ना ही दुनिया में माना जाता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बहरहाल उनका खेल जो है वो जारी है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो यूक्रेन को मजीद असलहा दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से जो टैंक्स हैं वो यूक्रेन को डिलीवर हुए हैं। जर्मनी इस वक्त सबसे पेश है, फ्रांस भी पीछे हट गया है, इटली भी, बाकी ममालिक भी, लेकिन जर्मनी पेश है और उसने कहा है कि वो अमेरिका से असलहा खरीद कर यूक्रेन को देगा। तो जर्मनी की जो पॉलिसी है नई गवर्नमेंट के तहत वो बड़ी अजीब है। मिडिल ईस्ट के हवाले से भी वो जंगों को मजीद बढ़ावे की बात कर रहे हैं, यूक्रेन में भी वो कह रहे हैं कोई डिप्लोमेसी नहीं होगी। इसी दरमियान अमेरिका और ब्रिक्स नेशंस, खास तौर पे जो ब्राजील है, उनके दरमियान कशीदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका की जानिब से ब्राजील में हाई ऑफिशियल जो हैं उनके पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। ये एक बड़ी एस्केलेशन है जो दोनों मुल्कों के दरमियान सामने आई है। अच्छा, आयरलैंड से नाज़रीन एक तारीखी इक़दाम जो है वो इजराइल के खिलाफ उठाया गया है और आयरलैंड ने कहा है कि वो इंपोर्ट्स जो है वो बंद करेगा, लेकिन इसके ऊपर आप जरा इजराइल की लैंग्वेज चेक करें, इजराइल की जुबान चेक करें आयरलैंड के खिलाफ। इजराइल वार्न्स आयरलैंड ओवर वेस्ट बैंक इंपोर्ट बैन, इफ दे पास इट दे विल पे अ प्राइस। आयरलैंड को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इजराइल वार्न कर रहा है आयरलैंड को, यूरोप के ममालिक को इजराइल धमकी दे रहा है कि उन्हें जो है ना हैवी प्राइस पे करना पड़ेगी, उन्हें भारी कीमत जो वो चुकाना पड़ेगी। तो ये वेस्ट अब जो वो खुद इस बात को देख ले। यूएस इनवाइट टू इजराइल टेल्स आयरलैंड टू सोबर अप ओवर ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरीज बिल। जो अमेरिकी इनवाय है इजराइल में, ठीक है, जो माइक हॉगबे, उसने आयरलैंड को उसने भी धमकी लगाई है। अब आप जरा अंदाजा करें, ये अमेरिकी इनवाय, वो भी उसका जो कंडक्ट है वो भी बड़ा एक क्वेश्चनेबल है कि वो यूरोपियन कंट्रीज को धमकियां लगा रहा है, हालांकि वो अमेरिकी इनवाय है टू इजराइल, ठीक है ना, और इजराइल धमकियां लगा रहा है यूरोपीय ममालिक को, यानी वो यूरोपीय ममालिक जिसकी वजह से इजराइल कायम हुआ और कायम है, उनको ये धमकियां लगा रहा है। ईरान तो अगर कोई बात ना भी करे तो भी उसके खिलाफ बना दी जाती है कि ईरान ये कर रहा है, ईरान वो कर रहा है, इजराइल खुलेआम धमकियां लगा रहा है। तो बहरहाल ये वेस्ट को सोचना है। इसी दरमियान एक और फिनोमेना नाज़रीन ऐसा हो रहा है कि वेस्ट में बड़ी रिजेंटमेंट है, जो ऑलरेडी एक तब्दीली आ रही है उसमें ये बड़ा किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, जो क्रिश्चियंस हैं वो अब निशाना बन रहे हैं और जो उनके चर्च हैं वो निशाना बन रहे हैं। गजा के अंदर एक बड़ा वाकया पेश आया, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर बड़े वाकयात होना शुरू हो गए हैं जिसमें क्रिश्चियंस और जो है वो उनके चर्च वो निशाना बन रहे हैं, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत तारीखी, कदीमी चर्च है जो 5वीं सदी के अंदर कायम हुआ था, 5वीं सदी के अंदर वो बना था, उसको इन्होंने हिट किया है और वहां पर जो क्रिश्चियंस हैं वो भी डिस्प्लेस किए जा रहे हैं। क्रिश्चियंस अंडर इजरायली सेटलर्स फायर इन जीसस नेटिव पैलेस्टीनियन सॉइल, जहां पर जीसस जो है वो रहे हैं और वो जो गांव है वहां पर एक बड़ा चर्च है जो 5वीं सदी का है, उसको निशाना बनाया गया और क्रिश्चियंस को निशाना बनाया। क्रिश्चियन पैलेस्टीनियंस इन तीबा स्ट्रगल टू प्रोटेक्ट देयर होम्स, क्रिश्चियन के घर निशाने पर हैं, लैंड एंड हेरिटेज amid escalating settler attacks and near total impunity from Israeli authorities। मुकम्मल इस्तेशना है इजरायली सेटलर्स को और वो घरों को और उनकी जमीनों को छीन रहे हैं और उनकी जो हेरिटेज है, यानी उनकी तारीख है, उनकी विरासत है, उनके जो कदीमी मोनूमेंट्स हैं उनको वो निशाना बना रहे हैं। चर्च जो है वो उनको निशाना बना रहे हैं। ये एंशियंट ये चर्च है 5वीं सेंचुरी का, सेंट जॉर्ज ये चर्च इसका नाम है, ये तबिया विलेज के अंदर है, लास्ट मेजोरिटी क्रिश्चियन विलेज इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। इस विलेज की अहमियत यह है कि ये लास्ट क्रिश्चियन मेजोरिटी विलेज है वेस्ट बैंक में, उसको इन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। स्टैंड एज अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ क्रिश्चियनिटीज डीप हिस्टोरिकल रूट्स इन पैलेस्टाइन। ये चर्च और ये विलेज
یہ ایک علامت ہے اور ایک نشانی کے طور پر موجود ہے کہ کرسچینٹی جو ہے وہ کتنی ڈیپ روٹس فلسطین کے اندر رکھتی ہے. تو اس کو انہوں نے جو ہے نشانہ بنانا شروع کر دیا. تو یروشلم میں چرچ کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بھی انٹرویو دیا ہے ویسٹرن میڈیا کو اور امریکن میڈیا کو. انہوں نے کہا کہ لیگیسی ناؤ فیس گریو تھریٹس amid intensifying wave of settler violence. NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو لیگیسی ہے کہ کرسچینٹی وہاں پر موجود ہے, ان کے چرچ ہیں, ان کے ہیریٹیج ہے, آخری نشانی کے طور پر موجود ہیں, وہ اب اس کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے. اسرائیلی گورنمنٹ فار فرام پریونٹنگ سچ اٹیکس, اسرائیلی گورنمنٹ اس کو روکنے میں ناکام ہے. آفن ٹرنز اے بلائنڈ آئی, لیکن وہ خود ہی اس کی اصل میں ہیلپ کر رہی ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہے ایسے کرائم سے. انیبل دیم تھرو سسٹمیٹک ان ایکشن, سسٹمیٹک طریقے سے وہ ہمارے خلاف ایک دم. تو یہ ایک بڑا, اب دیکھنا کہ نیتنیاہو نے معافی مانگی جا کر پوپ سے, لاکھوں لوگوں کو اس نے مارا اور زخمی کیا, اس نے کس سے جا کر معافی مانگی؟ پوپ سے. اور چرچ پر جان بوجھ کر اٹیک کیا, لیکن معافی کیوں مانگی؟ ایک نیریٹو کے لیے. اب اگر آپ فوکس کریں, اگر نوٹ کریں تو ٹویٹر کے اوپر بھی اگر اس کے اوپر کو بات کر رہا ہے تو نیچے وہ گروک یا وہ جو نیچے ایک ٹویٹر خود اس کو ویریفائی کرتا ہے اور اس کو تصحیح کرتا ہے, اس میں لکھ رہا ہے ٹویٹر بھی کہ یہ تو اسرائیلی گورنمنٹ نے غلطی جو تسلیم کر لی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایلون مسک کے ساتھ جب ملاقات نیتنیاہو کی ہوئی اس کے بعد ٹویٹر بھی مکمل طور پر جب بدل گیا. تو اسرائیلی نیریٹو یعنی جان بوجھ کر حملہ کیا. اچھا وہ جو پہلے سارے مارے گئے وہ بھی مسٹیک تھی, تو ان کی مکاری اور بہرحال چلاکی ہے. لیکن اب یہ کرسچنز کے اوپر جو حملہ ہے اس سے ویسٹ میں اور زیادہ ریزنٹمنٹ جو بڑھ رہی ہے. خان یونس میں ابھی ڈسپلیس پیلسٹینینز کے ٹینٹس کے اوپر براہ راست بمباری کی ہے, یہ بھی غلطی سے ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور 90 لوگ شہید ہو گئے ہیں, جس میں 36 جو ہے وہ 8 سینٹرز کے اوپر شہید ہوئے. 36 نام لینا آسان ہے, اور ذرا ان کی تصاویر اور ویڈیوز تو دیکھیں, ایسا لگتا ہے ویسے قیامت برپا ہو چکی ہے. بھوک اور افلاس کے مارے ہوئے فلسطینی جن کو اپنوں نے بھی بیٹریل کر دیا. دنیا کا سب سے امیر ترین کہلانے والا یہ خطہ, اس کے لوگ جو ہیں وہ آٹے کی ایک ایک بوری کو اس کے لیے اپنی جان پر کھیل رہے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح, آپ ایک آٹے کی بوری کے لیے کیوں جائیں گے جب آپ کو پتا ہے وہاں پر مارے جائیں گے؟ کیونکہ آپ کے بچے اگر گھر میں مارے جا رہے ہیں بھوک سے تو آپ جائیں گے چاہے وہاں پر آپ کو موت ہی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے بتائیں مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کے پاس ہے کیا؟ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور کیا یہ جواز دیتے رہتے ہیں کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج فلسطینی مظلوم ہیں, وہ ایک ظالم کے براہ راست جبر کا نشانہ بن رہے ہیں, تو قیامت تک تو انہوں نے نہیں بننا ہے. ان کو ایک دن آزادی مل جائے گی, ایک دن اس ظلم سے چھٹکارا مل جائے گا. لیکن جو آپ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں تو کل کو کوئی اور نشانہ نہیں بنے گا. اصل بات تو یہ دیکھ, فلسطینی تا قیامت ظلم میں نہیں رہیں گے, ایک نہ ایک دن ان کو آزادی ملنی ہے اور ایک نہ ایک دن اس ظلم کا خاتمہ ہونا ہے. لیکن آپ جو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ جب طاقتور کسی کی جینوسائیڈ بھی کر رہا ہوگا تو آپ سب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے وہ طاقتور ہے, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑا خوفناک, یعنی ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے, جس کو نہ برداشت کیا جا سکتا ہے, اور ایک بہت انہوں نے دنیا کو وائلنس اور تباہی کی طرح بہرحال دھکیلا ہے. اس سارے ظلم 21 سینچری کے اتنے بڑے لائیو دیکھ رہے ہیں ساری دنیا. اور جی ایچ ایف جو بنی ہے اس کا ذرا آپ دیکھیے, وٹنس سیز شوٹنگ ایٹ جی ایچ ایف ڈسٹریبیوشن سائٹ مینٹ ٹو کل. آئی وٹنس بتا رہے ہیں کہ وہ سیدھی گولیاں وہاں پر ایڈ سیکرز کے اوپر برسا رہے ہیں, اور جی ایچ ایف واضح بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینیوں کو براہ راست جو ہے وہ آ کر مارے. تو یہ جناب وہاں پر صورتحال ہے. اب ایران اور چائنا کے تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ایران پر دوبارہ حملہ ہونا ہے اور رشیا سے ڈیلیوریز بھی آ رہی ہیں, لیکن ابھی ڈیلے بھی ہیں, درمیان میں بہت سارے مسائل بھی ہیں, لیکن چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں. نیوز ویک نے ایک نئی رپورٹ دی ہے, ایران پیوٹس فرام رشیا ٹو چائنا ان کویسٹ فار نیو ویپنز آفٹر اسرائیل وار. نئے ویپن, ٹھیک ہے, اس کے لیے اسرائیل جنگ کے بعد ایران کا زیادہ فوکس چائنا کے اوپر ہے. چائنا از ایمرجنگ ایز اے ٹاپ کینڈیڈیٹ ٹو پرووائڈ ایڈوانس ویپنز. ایران کے لیے سب سے بڑا جو یعنی کہ ملک ثابت ہو رہا ہے وہ چائنا فار ایڈوانس ویپنز. امریکن میڈیا نیوز ویک یہ رپورٹ دے رہا ہے. ایران کی ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ اس وقت اسٹرینتھنگ ایئر ڈیفنس ہے. اپنے ایئر ڈیفنس کو سب زیادہ مضبوط کرنا یہ ٹاپ پریورٹی ہے. کیپیبلٹیز از اے کلیئر ارجنٹ پریورٹی فار ایران ایٹ دا مومنٹ. سب سے زیادہ ارجنٹ پریورٹی ایئر ڈیفنس ہے. چائنا اینڈ ایران آر وکٹم آف سرٹن پالیسیز پرسیوڈ بائی ویسٹرن پاورز. چائنا اور ایران کے قریب آنے کی ایک اور وجہ ہے, اور وہی وجہ یہ ہے کہ چائنا اور ایران دونوں ایسی نیشنز ہیں جو ویسٹرن پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ نشانہ بنی ہیں اور وکٹمز ہیں, ویسٹرن پالیسیز کے وکٹم ہیں. چائنا بھی کالونی رہا اور پچھلی پوری سینچری جو ہے ایران کے ناک میں انہوں نے دم کر کے رکھا. ایران کو انہوں نے سانس, حالانکہ ایران جو ہے اس کا رجحان جمہوریت کی طرف تھا, لیکن برطانیہ نے بائی پلان ایران کو ایک جمہوری ملک نہیں بننے دیا, کیونکہ یہ وہاں پر جو آئلز ہیں, جو ریسورسز ہیں, اس کے اوپر قبضہ کر چکے تھے. تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ وہاں پر کوئی جمہوریت آئے اور سوالات اٹھیں, تو وہ ایک ہی بندے کو وہاں پر رکھنا چاہتے. تو پوری سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے برطانیہ نے اور پھر امریکہ نے ناک میں دم کر کے رکھا ہے, اور پھر شاہ آف ایران کو 30 سال تک انہوں نے وہاں پر پلانٹڈ رکھا. اور ایران کا جو نیوکل پروگرام ہے وہ امریکہ ہی نے دیا تھا. یہاں پر اسرائیل سے بھی زیادہ جو ریلائبل اتحادی تھا امریکہ کا وہ ایران تھا. تو ویسٹرن پاورز کی جو پالیسیز ہیں دونوں اس کے وکٹم ہیں. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ان دونوں کے قریب آنے کی. تہران شوز سفیشینٹ ولنگنس
एंड ट्रस्ट टुवर्ड चाइना। ईरान का भी ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुका है चाइना की तरफ कि ये मुश्किल वक्त का साथी है और जो बात करता है उसके ऊपर कायम रहता है। बीजिंग वुड नॉट रिजेक्ट कोऑपरेशन विद ईरान इन मिलिट्री फील्ड सच एज वेपन, और बीजिंग भी रिजेक्ट नहीं करेगा कोऑपरेशन को, बल्कि कोऑपरेशन बढ़ाएगा ईरान के साथ इन मिलिट्री फील्ड्स। ये न्यूज वीक जो है वो मुख्तसर रिपोर्ट दे रहा है, तो दोनों के ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी हुई है इस तनाजुर में कि हमला होगा नहीं होगा, कब होगा, क्या वहां पर हालात हैं। तो वी डिड नॉट वांट वॉर बट वी आर प्रिपेयर्ड, हम जंग नहीं चाहते लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। और इजरायली मीडिया ने एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है ईरान के मिसाइल्स की तबाही के हवाले से। उन्होंने बताया है कि एक सिंगल ईरानियन रॉकेट, अभी तक अगर इजराइल हमला नहीं कर सका और सीज फायर पर मजबूर हुआ तो उसकी वजूहात ये हैं। सिंगल ईरानियन रॉकेट जो है इसने डिस्प्लेस किया 2000 इजरायली सेटलर्स को बैते याम के इलाके में और 27 बिल्डिंग्स को इसने तबाह किया। एक सिंगल रॉकेट ने 27 बिल्डिंग्स को तबाह किया, जिसके नतीजे में 2000 इजरायली सेटलर जो है डिस्प्लेस हुए। तो ये वो तबाही थी जिसके बाद इजराइल और अमेरिका की दौड़ें लगी हैं और वो अर्जेंट सीज फायर के ऊपर, आप अंदाजा करें, जो अर्जेंट सरेंडर डिमांड कर रहे थे वो अर्जेंट सीज फायर के ऊपर राजी हो गए, ठीक है ना। और उन्होंने कोई बाकायदा मुआहिदा भी नहीं किया, अर्जेंट सरेंडर मांगने वाले अर्जेंट सीज फायर के ऊपर राजी हुए। तो शाम के अंदर क्या हो रहा है? शाम में मुआहिदे के मुताबिक नाज़रीन, शाम की जो फोर्सेज हैं उन्होंने डिप्लॉय होना था सवेदा के प्रोविंस के अंदर और वो इस वक्त तैयारी कर भी रही हैं। और उसी दरमियान जो सवेदा के अंदर यानी इंटरनल फोर्सेज हैं, यानी एक प्रोविंस है, उसकी ऑलरेडी एक एडमिनिस्ट्रेशन तो है, उसकी पुलिस है, उसकी सिक्योरिटी हर जैसे प्रोविंस की होती है तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन तो है। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी डिप्लॉय हो रही हैं, लेकिन वो सिर्फ चंद एक विलेजेस तक, जो ट्राइब्स के विलेजेस हैं, सिर्फ वहां तक चंद एक में वो सिर्फ डिप्लॉय हो सके हैं। एक बड़ा एरिया जो है वो उनके कंट्रोल से अभी बाहर है। और जो फोर्सेज हैं दमिश्क की वो सवेदा की तरफ आ रही हैं, उन्होंने डिप्लॉय होना है लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर है। दरूज मिलिशिया जो अभी भी लोगों को मार रही है, उन्होंने दोबारा क्लैशेस शुरू किए हैं, किडनैप कर रही है लोगों को, 2000 बंदा कम से कम उनके पास वहां पर है। और देखें दुश्मनी जो कायम की जा रही है ना, यानी उनके बच्चों को मारना, उनकी औरतों को, उनके घरों को जलाना, डिस्प्लेस करना, 80,000 सवेदा से लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। तो वो जो दुश्मनी की बुनियाद रखी जा रही है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, इंसल्ट की जा रही है, ये सबसे खौफनाक चैप्टर है। तो अब उधर से जो ट्राइब्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हम फिर आ रहे हैं सवेदा में, क्योंकि प्रोटेक्शन तो नहीं मिल रही है। भाई आप मुआहिदे करते फिर रहे हैं, लोग तो मर रहे हैं वहां पर। सीरियन गवर्नमेंट फेसेस मेमोथ चैलेंजेस इन सवेदा। इनसाइड सवेदा itself the fighting is still ongoing, लड़ाई अभी जारी है। ये उस वक्त हो रहा है जब इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो डिप्लॉय कर रही है देयर एलिमेंट्स इन सम ऑफ द विलेजेस इन सवेदा दैट आर अंडर कंट्रोल ऑफ द बदीन ट्राइब्स फोर्सेस, यानी जो ट्राइब के विलेजेस हैं वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय हो रही हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू रीच सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सिटी ऑफ सवेदा where the fighting is taking place, but it is a very risky job। और अब उनकी फोर्सेस जो हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सवेदा की, वो शहर की तरफ बढ़ रही हैं जहां पर फाइट अभी भी जारी है। वहां पर वो डिप्लॉय होना चाहते हैं क्योंकि मुआहिदे में तो यही लिखा है, लेकिन वहां से लड़ाई नहीं रुकी है, तो वहां पर जाना और डिप्लॉय होना बड़ा मुश्किल काम है। इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज टास्क फॉर द स्टेट, बहुत बड़ा मुश्किल काम होने वाला रियासत के लिए। और कोई एक्सेस नहीं है विक्टिम्स तक इनसाइड सवेदा, कोई एक्सेस उन तक नहीं हो पा रही है। डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर है in terms of water, electricity and homes and deserted neighborhoods, कोई वहां पर एक्सेस नहीं है। बदीन फाइटर्स says he plans to fight दरूज over Israeli support। वो कह रहे हैं कि हम दरूज से लड़ने जा रहे हैं, वो मलेशिया से, क्योंकि इनको इजराइल सपोर्ट कर रहा है। और ये आपको ये भी बताएगा कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कोई कबूल करने वाला नहीं है। बदियन फाइटर्स इन दमास्कस वर प्रिपेयरिंग टू ट्रैवल टू दरूज मेजॉरिटी सिटी टू सपोर्ट बदियन फाइटर्स देयर। यहां से अब काफिले वो कह रहे हैं कि हम फिर जा रहे हैं सवेदा की तरफ, क्योंकि मुआहिदा तो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, यानी अल हिजरी ग्रुप के खिलाफ, हु रिसीव सपोर्ट फ्रॉम इजराइल, जिसको इजराइल से हिमायत हासिल होती है, उससे सिर्फ हम लड़ने जा रहे हैं। एंड अदर्स हु वांट टू डिस्ट्रॉय सीरिया, और बाकी वो ताकतें जो सीरिया को तबाह करना चाहती है, दाइश अल कायदा, उनसे भी हम लड़ेंगे। अब आप देखें ना, हिजबुल्लाह का ये अल शरा खिलाफ क्यों है? हिजबुल्लाह असल में दाइश से लड़ रही थी ना, इसलिए ये सब ज्यादा खिलाफ है हिजबुल्लाह से। बेदियन ट्राइबल लीडर ने कहा है, अ कॉल टू फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस सीरिया टू कम टू सवेदा एंड सेव आवर पीपल। ट्राइब के लीडर ने कहा है, कबाइल के सरदार ने कहा है, अक्रॉस द सीरिया, पूरे सीरिया में कहा है कि आएं और हमें जो है वो हमारे लोगों को बचाएं। तो पूरे सीरिया से लोग जो है वो निकल कर फाइटर्स इस तरफ आ रहे हैं, यानी पैरेलल बहुत सारी चीजें हो रही है। दमिश्क की फोर्सेस भी बढ़ रही हैं, उन्होंने डिप्लॉय होना है। जो इंटरनल फोर्सेस है वो भी कहीं कहीं डिप्लॉय हो रही है, लेकिन सारे में नहीं है, मुकम्मल एक्सेस नहीं है। और जो रूस मिलिशिया है वो तो लोगों को मार रही है, कैप्चर कर रही है, घर जला रही है, डिस्प्लेस कर रही है, और सब इजराइल की मर्जी के साथ हो रहा है। तो वहां अमेरिका ने कहा तो दिया कि इजराइल एग्री हो गया है, तो ये वैसा ही एग्री हुआ जैसे अमेरिका कहता है कि गजा में इजराइल एग्री हो गया लेकिन हमास नहीं मान रही, तो ये वही वाला एग्री है। एक्सक्लूसिव एरियल फुटेज ऑफ अल अरेबिया शोज स्मोक राइजिंग फ्रॉम क्लैशेस इन एरिया ऑफ अल सवेदा एंड नॉट येट रीच्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस।
अल अरेबिया सऊदी अरेबिया का जो मीडिया है वो कह रहा है कि धुआं उठता हुआ जो देखा जा सकता है। मीटिंग हुई है कमांडर ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस की सवेदा में, और दारा के गवर्नर उसमें शामिल थे, और अरब ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे टू डिस्कस द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन सवेदा। दारा के गवर्नर, ट्राइब्स के लीडर्स और कमांडर्स, वो सारे, उनकी एक मीटिंग हुई है कि आगे क्या करना है। बरतानिया ने कहा है कि हम शाम में जो फाइटिंग है उसका खात्मा चाहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन, सो ऑन, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो ये शाम में बड़ी सूरत हाल सेंसिटिव और तकलीफ वाली बात है। देखिए, लोग हैं वहां पर सदियों से रह रहे हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है, तो वो को एग्जिस्टेंस को बेसिकली चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है ना। एक होता है कि बाहर से फौज आई है, तो बाहर से फौज आई तो चली जाएगी, लेकिन जब आपके हमसाया ने उठकर आपको मार दिया और एक एथनिक बुनियादों के ऊपर कर दिया, तो फिर उस चीज को भुलाने में अरसा लग जाता है, और ये एक ऐसे जख्म होते हैं जो फिर को एग्जिस्टेंस को खत्म कर देते हैं। तो ये इस चैप्टर का सबसे खौफनाक पहलू है कि अगर इजराइल आकर यहां पर हमले कर रहा था वो अलग बात थी, शाम ही शाम के लोगों को मार रहे हैं, शाम ही शाम के लोगों को मार रहे हैं, ये बड़ी तकलीफ वाली बात है, बड़े ब्रूटल तरीके से। अच्छा, इसी दरमियान चाइना की मुख्तलिफ डील्स हो रही हैं रीजन में। यूएई और चाइना के दरमियान $1 बिलियन की डील हुई है, 350 फ्लाइंग टैक्सीज है वो चाइना देने जा रहा है। तो जब अमेरिका यहां पर वही खेल खेलने में मसरूफ है जो बरतानिया कई सदियों तक खेलता रहा, लड़वाना आपस में, डिफरेंट इश्यूज क्रिएट कर देना, तो अमेरिका भी यहां पर वही कर रहा है। इजराइल वो से लगाम नहीं डाली जा रही, लेबनान में, शाम में, गजा में, वेस्ट बैंक में, तो वो मारता चला जा रहा है लोगों को। और अमेरिका का भी, आप इस कॉमेडी को देखें जो यहां पर हो रही है। गजा में भी अमेरिका सालिस है, लेबनान में भी अमेरिका सालिस है, और सीरिया में भी अमेरिका सालिस है, और ईरान में भी अमेरिका सालिस है, और चारों जगह पर हथियार किसके इस्तेमाल हो रहे हैं? अमेरिका के, ठीक है। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना इनोवेशंस कर रहा है, दुनिया के साथ इकोनॉमिक डील्स कर रहा है, दुनिया चाइना की तरफ बढ़ रही है। अब 350 फ्लाइंग टैक्सी, चाइना में रेवोल्यूशन आ चुका है। और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका इन मुल्कों को क्या दे रहा है, और अफ्रीका को उसने क्या दिया वेस्ट ने? चाइना इन मुल्कों को फ्लाइंग टैक्सीज दे रहा है। भाई रेवोल्यूशन आ चुका है ना, फ्लाइंग टैक्सीज दुबई में उड़ेंगी, तो वो अमेरिका ने नहीं दी है, वो चाइना ने दी है। तो इस तरह से बहरहाल दुनिया बदल रही है। अब ट्रंप साहब अपने आप को सबसे ज्यादा चालाक समझते हैं, और वो समझते हैं बाकी दुनिया बेवकूफ है। और ट्रंप साहब ने शिफ्ट आर्म स्ट्रेटजी की है। यूक्रेन बायस एलाइज रिप्लेनिशिंग स्टॉक्स, इत्तेहादियों का जो स्टॉक है वो तेजी के साथ कम हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं फिर भी हम भेजेंगे यूक्रेन को। और जर्मनी जो है वो खरीदेगा अमेरिका से और उसके बाद यूक्रेन को भेजेगा, ठीक है। लेकिन वो भेजेगा तो पैट्रियट भेजेगा, वो वैसे ही पहुंचेंगे जब, और जब पहुंचेंगे तो रशिया उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो लेकिन जर्मनी कह रहा है कि हम भेजेंगे। और यूक्रेन को अब्राम टैंक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया से रिसीव हुए हैं। और प्रेसिडेंट लुला जो है ब्राजील के, स्लैम्स यूएस ओवर वीजा सैंक्शंस लिंक टू बोल्सोनारो ट्रायल। अब वो फॉर्मर एक प्रेसिडेंट हैं, उनके ट्रायल को बुनियाद बनाकर पहले ट्रंप ने टैरिफ लगाए 50%, अब वो वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो वो बेसिकली ब्रिक्स और अमेरिका की ये जंग है जो जारी है और आगे बढ़ रही है। ये ओवरऑल एक आलमी और इलाकाई मंजरनामा है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।